नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले कक्षा 7 गणित सभी महत्वपूर्ण सूत्र को पूरी किताब से। ठीक है, इस सेशन के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को कवर करेंगे, समझेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, सभी फार्मूलों को कवर करते हैं। उससे पहले जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या होता है जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब क्या है? P यहाँ पर क्या है? अंश है, और Q यहाँ पर हर है, यानी कि अंश बटे हर के रूप में जिसे हम लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। अब बात आती है अंश बटे हर को तो हम भिन्न भी कहते हैं। क्या भिन्न और परिमेय संख्या के बीच संबंध क्या है? देखिए, सभी भिन्नों को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, किंतु परिमेय संख्याएं सभी भिन्न नहीं होती। ये आपको नोट करना है। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, और अगर है तो वो धनात्मक है या ऋणात्मक। देखिए, आपको बता दें 0 एक परिमेय संख्या है, और यह ना तो धनात्मक परिमेय संख्या है और ना ही ऋणात्मक परिमेय संख्या है। क्लियर है? बात करते हैं यहाँ पर दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्या होती है। मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या 4 है और यहाँ पर दूसरी संख्या 9 है। आपसे पूछ लिया जाए इन दोनों के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं, तो अनंत परिमेय संख्याएं होंगी इन दोनों के मध्य। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। घातांक की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि आधार और घात होता क्या है। तो आधार जो बेस के रूप में दिया गया होता है उसे आधार कहते हैं, और जो पावर के रूप में दिया गया होता है उसे हम घात कहते हैं। मान लीजिए ये कुछ दिया गया है, तो इसमें आधार क्या है? तो बेस के रूप में क्या दिया गया है? 2, यानी कि आधार क्या होगा? 2। और पावर के रूप में क्या दिया गया? 3, यानी कि घात कितनी होगी? 3। तो ये आपको एग्जाम्पल इस तरीके से करने। ठीक है, उसके बाद यहां पर आप देख पा रहे होंगे a की पावर m गुणे a की पावर n। तो यहां पर दिया गया a की पावर m प्लस n। ये कैसे हुआ? देखिए, जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि आधार समान होने पर और गुणे में होने पर उनकी घातें जुड़ती हैं। यहाँ पर मान लीजिए आधार की घात 1 होगी, आधार की घात 1 होगी, तो यहाँ पर ये आधार की घात कितनी हो जाएगी? 1 और 1 2 हो जाएगी। क्लियर है ना? सेम पैटर्न पर यहाँ पर a की घात m भाग a की घात n, यानी कि आधार समान है, भाग कर रहे हैं तो घातें घटेंगी, भाग करने पर घातें घटती हैं, गुणा करने पर जुड़ती हैं। ठीक है, a की पावर m की पावर n दिया गया है, और तो इसको लिखा गया a की पावर mn, क्योंकि मान लीजिए 2 की पावर यहाँ पर 2 दिया गया और 3 दिया गया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 3 6, ये भी लिख सकते हैं। वही यहाँ पर किया गया। अब यहाँ पर किया गया a की पावर m गुणे b की पावर m बराबर ab की पावर m। मान लीजिए 2 की पावर 3 दिया गया है गुणे 3 की पावर 3 दिया गया। कैसे करेंगे? तो 2 3 6 करेंगे, और दोनों की घात समान है तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही किया गया यहाँ पर। उसके बाद ये फार्मूला दिया गया a की पावर m भाग b की पावर m। ठीक है, भाग में दिया गया तो a बटे b की पावर हम m लिख सकते हैं इसे। इस तरीके से क्वेश्चन सभी किए हैं। आपको देखिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लेलिस्ट दी गई, वहां से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं। a की पावर 0 बराबर 1। मान लीजिए 2 की पावर 0 है तो उसका मान कितना होगा? 1। जब भी किसी पूर्णांक की घात 0 होती है तो उसका उत्तर सदैव हम 1 लेते हैं। ठीक है, -1 की घात अगर सम है तो उत्तर आपको धनात्मक में मिलेगा, जबकि -1 की घात अगर विषम है तो आपको उत्तर सदैव ऋणात्मक में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात आती है वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है। तो वैज्ञानिक संकेतन और मानक रूप सेम ही होता है। तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखने के लिए हम करेंगे क्या? देखिए, एक संख्या के बाद हमें दशमलव लगाना होता है, तो 4 के बाद दशमलव लगाएंगे, फिर लिखेंगे 2 5 गुणे 10 की पावर कितनी होगी? देखिए, शून्य कितने हैं बाद में, कितनी संख्या है उतने ही शून्य लगेंगे, तो 1 2 3 4 5 5 है तो 5 शून्य। तो ये हो जाएगा वैज्ञानिक संकेतन। और इसी संख्या को अगर मानक रूप में लिखना होता तब भी हम यही लिखते हैं। ठीक है, तो मानक रूप और वैज्ञानिक संकेतन सेम होता है। बात आती है यहाँ पर साधारण संख्या। तो साधारण संख्या मान लीजिए 2.5 गुणे 10 की पावर 3 है, साधारण संख्या में लिखना है तो 10.5 गुणे 10 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 1 2 3 0 होंगे। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 2 5 1 2 3 0। दशमलव कितने बार लगाता है? 1 अंक के बाद, तो 1 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि 2500 इसका राइट आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपको साधारण संख्या के रूप में अगर लिखना है तो उससे सॉल्व करना होता है, और जो उत्तर आता है वही आपकी साधारण संख्या होती है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि घात और पावर के रूप में आपको लिखना नहीं होता, सीधा सा सिंपल संख्या में आपको लिखना होता है। ठीक है, अब जानते हैं सेकंड यहाँ पर सांख्यिकी के लिए आपको समांतर माध्य का सूत्र दिया गया, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समांतर माध्य के लिए आपको करना क्या होता है? सभी पदों का योगफल बटे पदों की संख्या आपको करनी होती है, जिसे सिग्मा fx बटे सिग्मा f भी कहते हैं। ठीक है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से संबंधित सांख्यिकी के क्वेश्चंस होंगे। और अगर आपको त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण निकालना है तब क्या करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला होता है संगत आंकड़ा बटे कुल आंकड़े इंटू 360। ठीक है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद सेकंड दिया गया है रचनाएं। इसमें आपको प्रमेय दी गई है। प्रमेय क्या है कि व्रत की किसी जीवा, मान लीजिए ये व्रत है, जो कह रहा है हमें वो करना है। व्रत की किसी जीवा का लंबार्धक, यहाँ पर कोई केंद्र है, यहाँ पर हमने मान लिया ये जीवा है। इसका समद्विभाजक, यानी कि इसे दो बराबर भागों में काटेंगे, तो एक यहाँ पर देखिए, यहाँ से एक चाप लगाएंगे, उसके बाद यहाँ से एक चाप लगाएंगे, उसके बाद ये चाप लगाएंगे। लंब समद्विभाजक करना तो आपने सीखा ही था। अब कह रहा है इसका लंब समद्विभाजक, ये जाएगा ना लंबार्धक या फिर समद्विभाजक या फिर लंबार्धक, वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो आपने देखा ये हमने जीवा खींची, इसका लंबार्धक करेंगे तो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। तो यही प्रमेय लिखी हुई है, हमने करके भी देख लिया। उसके बाद कह रहा है किसी कोण का समद्विभाजक करने पर वह दो बराबर भागों में विभक्त हो जाता है। मान लीजिए ये कोण दिया गया है, ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण दिया गया है, ठीक है। इसका लंब समद्विभाजक करेंगे तो आधे से अधिक दूरी लेकर एक चाप यहाँ पर लगाएंगे और दूसरे बिंदु से आधे से अधिक दूरी भर कर एक चाप ये लगाएंगे। इसे जब भी मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री का था, तो ये 45 अंश का कोण विभक्त हो जाएगा और ये 45 अंश के कोण में विभक्त हो जाएगा। यानी कि आप चांदे से अगर नापें तो ये 45 अंश का कोण दिखेगा इतना, और दूसरा ये 45 अंश का कोण दिखेगा, यानी कि दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा। उसके बाद अब आपको देखना है पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ठीक है, आप पढ़ सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय की एक खासियत होती है, वो समकोण त्रिभुजों के लिए ही लागू होती है। उसके लिए कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लंब क्या है, आधार क्या है, कर्ण क्या है, चलिए जान लेते हैं। ठीक है, 90 डिग्री का जो कोण दिया गया होता है उसके सामने की भुजा या फिर सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण, ठीक है। और उसी भुजा के आधार के रूप में जो दिया गया था, यानी क्षैतिज रूप में जो दिया गया था, उसे कहते हैं आधार, और जो बचता है उसे कहते हैं लंब। क्लियर है, कर्ण लंब आधार किसे कहते हैं। और ये प्रमेय आपको याद रखनी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद दिया गया है, यहां पर हमने ये तो कवर कर लिया है। अब यहां पर आपको पढ़ना है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाले गए लंब रेखाखंड को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज का कोई शीर्ष आपको लेना है। मान लीजिए ये शीर्ष हमने ले लिया, और इस शीर्ष से इस सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, मान लीजिए इस पर जो हम लंब डालेंगे वो होगा शीर्ष लंब, शीर्ष के द्वारा डाला गया यहाँ पर लंब सम्मुख भुजा पर, तो ये होता है शीर्ष लंब, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रमेय दी गई कि त्रिभुज के शीर्ष लंब संगामी होते हैं। अब इस पर इस देखिए शीर्ष से हमने एक शीर्ष लंब डाला, अब उसी प्रकार इस शीर्ष से इस भुजा पर हम लंब डालेंगे तो ये होगा, और इस भुजा से इस पर हम शीर्ष लंब डालेंगे तो यहाँ पर होगा। अब कह रहा है कि त्रिभुज के शीर्षलंब समगामी होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों शीर्षों के हमने शीर्ष देखे, तो यहाँ पर शीर्षलंब देखे तो तीनों शीर्षलंब केंद्र पर समद्विभाजित करते हैं, यानी कि जिस बिंदु पर ये तीनों मिलते हैं उसे संगामी बिंदु कहते हैं। अब बात कर रहा है कि त्रिभुज के शीर्षलंब तीनों संगामी बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। अब जो ये संगामी बिंदु आपको देखने को मिला इसे ही कहते हैं लंब केंद्र, ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, लंब केंद्र। क्लियर है। उसके बाद त्रिभुज के शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदुओं से जोड़ने वाले रेखाखंड को माध्यिका कहते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, अब कह रहा है ये त्रिभुज है, अब इसके शीर्ष के सम्मुख भुजा ये है, अब सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, अब ये सम्मुख भुजा इसका मध्य बिंदु मान लिया यहाँ पर होगा, ठीक है। अब मध्य बिंदु से जाने वाला रेखाखंड त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। तो ये जो होगा ये होगा माध्यिका। माध्यिका का काम होता है जो भुजा होती है उसे दो बराबर भागों में विभाजित करना, ठीक है। बात आती है त्रिभुज की भुजाओं के लंबार्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे परिकेंद्र कहते हैं। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है, इसका लंबार्धक करेंगे तो ये मान लीजिए, और इसका लंबार्धक करेंगे कुछ इस तरीके से, इसका लंबार्धक करेंगे कुछ, मान लीजिए जहां पर देखिए तीनों भुजाओं के लंबार्धक करने पर बिंदु मिलेंगे उसे ही हम परिकेंद्र कहते हैं, ठीक है। कोई त्रिभुज दिया गया है उसका लंबार्धक करिएगा प्रत्येक भुजाओं का, और जो जहां पर वह तीनों एक दूसरे को काटे, वो तीनों रेखाखंड एक दूसरे को काटे उसे हम कहते हैं परिकेंद्र, ठीक है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों को भी जान लेते हैं। वो क्या है, जैसे दूरी बराबर, अगर आपको दूरी निकालनी है तो करेंगे क्या, चाल गुणा समय करेंगे, चाल निकालनी है तो दूरी बटा समय करेंगे, और अगर आपको समय निकालना है तो दूरी बटा चाल करेंगे, ठीक है। ये निरूपण दिया गया है, चाल दूरी समय में संबंध को प्रदर्शित कर रहा है ये, ठीक है। कुछ अन्य संबंधित महत्वपूर्ण फार्मूले हैं जो वाणिज्य गणित से संबंधित हैं, चलिए देख लेते हैं। अगर आपको लाभ निकालना है तो करेंगे क्या, विक्रय मूल्य में से आपको क्रय मूल्य घटाना होता है। बात आती है विक्रय मूल्य क्या होता है, तो विक्रय मूल्य होता है कि जिस दाम पर वस्तु को बेचा गया हो, और क्रय मूल्य होता है कि जिस दाम पर वस्तु को खरीदा गया हो, ठीक है। उसके बाद अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तब करेंगे क्या, तो क्रय मूल्य और लाभ को ऐड कर देंगे, ठीक है। क्रय मूल्य निकालना है तो विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, ठीक है। प्रतिशत अगर आपको लाभ निकालना है तब क्या करेंगे, तो लाभ गुणा 100 करेंगे डिवाइड बाय क्रय मूल्य, क्लियर है। और अगर आपको प्रतिशत हानि निकालनी है तो करेंगे क्या, हानि गुणे 100 डिवाइड बाय क्रय मूल्य। दोनों फार्मूले इंपॉर्टेंट है,
काफ़ी इस एक्सरसाइज में यूज भी होंगे। ठीक है, अगर आपको हानि निकालनी तो करेंगे क्या, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, और अगर आपको विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य में हानि को घटा देंगे। ठीक है, क्रय मूल्य की बात करते हैं तो विक्रय मूल्य प्लस हानि करके आप निकाल सकते हैं। बात आती है अंकित मूल्य क्या होता है, तो वस्तु पर जो भी मूल्य दिया गया होता है, जैसे आप कोई मेडिकल से वस्तु खरीदते हैं उस पर दिया गया होता है साफ साफ कि 210, 215, लेकिन आप मेडिकल से जब भी कोई वस्तु खरीदते हैं वह कुछ कम दामों पर ही आपको उपलब्ध हो जाती है। तो जो उस पर मूल्य छपा होता है उसे कहते हैं अंकित मूल्य, और जिस दाम पर आपको वो वस्तु मिलती है, जितने कम रुपए वो लेता है दुकानदार, उसे कहते हैं बट्टा या फिर छूट। ठीक है ना, आप कहते हैं ना कि इस पर इतनी छूट दे दीजिए ये वो, तो जो छपा मूल्य होता है उसे जो कम वस्तु पर बेची जाती है वस्तु, जो अंतर आपको देखने को मिलता है उसे कहते हैं बट्टा या फिर छूट। ठीक है, अंकित मूल्य अगर आपको निकालना है तो करेंगे क्या, तो विक्रय मूल्य और बट्टा को जोड़ देंगे, यानी कि छूट को जोड़ देंगे तो आपको अंकित मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज की बात करते हैं, वो कैसे आप निकालेंगे, तो उसके लिए देखिए मूलधन दर गुणे समय, ये फार्मूला आपको लगाना होता है, मूलधन गुणे दर गुणा समय डिवाइड बाय 100। आप इस तरीके से साधारण ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको मिश्र धन निकालना है तब करेंगे क्या, तो चक्रवर्ती मिश्र धन के लिए फार्मूला ये होता है A बराबर P 1 + R डिवाइड बाय 100 की पावर n। ठीक है, P यहाँ पर क्या है, मूलधन है, n क्या है समय, R क्या है दर, और A क्या है चक्रवर्ती ब्याज, वही तो हमें निकालना है। क्लियर है ना। उसके बाद हमें जानना है कि चार राशियों का समानुपात में होने के लिए करना क्या होता है। देखिए चार राशियां अगर समानुपात में है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से 3:2 समानुपात x/6 ये दिया गया है, तो ये समानुपात में है, ये चार राशियां हैं, तो उसके लिए होता क्या है कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ये फार्मूला आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब हम जानने वाले हैं अध्याय 8 से संबंधित कुछ सरसमीकाएं, जैसे a + b का होल स्क्वायर, तो बराबर क्या होता है a² + 2ab + b²। a - b का होल स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो करेंगे क्या, a² - 2ab + b²। और अगर a + b और a - b गुणा के रूप में दिया गया है तो होता है a² - b²। ये तीनों सरसमीकाएं इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा। गुणनखंड आपको अगर निकालना है तो करेंगे क्या, गुणनखंड निकालने के लिए आपको उभयनिष्ठ चर या फिर अचर को ढूंढना होता है। मान लीजिए यहाँ पर ax दिया गया, यहाँ पर ay, तो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, देखिए यहाँ भी a दिया गया, यहाँ भी a, तो a को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा x + y, तो ये होता है गुणनखंड या फिर कॉमन लेना, उभयनिष्ठ। ठीक है, यहाँ पर 3x + 6y दिया गया, अब यहाँ पर देखिए x दिया गया, यहाँ पर y, तो अलग अलग अचर है। अब संख्याओं में देखते हैं, ये 3 है, ये 6, तो 3 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा x, और 3 से 6 कट जाएगा तो 2 आएगा, और y ऐसे ही लिख देंगे। तो ये होते हैं गुणनखंड कुछ इस तरीके से, या फिर उभयनिष्ठ लेना। चतुर्भुज की बात करते हैं तो चतुर्भुज यानी कि जिसमें 4 भुजाएं हो उसे कहते हैं चतुर्भुज। अब इससे संबंधित कुछ प्रमेय है, चलिए वो भी देख लेते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज जानते हैं होता क्या है, जिसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो या फिर बराबर हो, तो इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी कि समान दो बराबर भागों में विभाजित करता है। सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, और भाजित मतलब बांटना, यानी कि जो विकर्ण है ये एक दूसरे को दो बराबर भागों में विभाजित कर देते हैं। ठीक है, यही होता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये रेखाखंड है, 2 बराबर भागों में विभाजित है, ये रेखाखंड है, ये भी 2 बराबर भागों में विभाजित है। ठीक है, उसके बाद सेकंड दिया गया है समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समचतुर्भुज, सम मतलब समान, चतुर्भुज मतलब भुजाएं जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ये वर्ग की भांति का ही होता है, तो ये होता है समचतुर्भुज। ठीक है, ये वर्ग की ही तरीके होता है। अब इसके विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो आप देख पा रहे होंगे ये समकोण पर है। ठीक है, तो बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि ये समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये होता है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज वर्ग की ही भांति कार्य करता है, तो कह रहा है वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, तो वर्ग की बात करेगा तब भी हम यही चित्र बनाएंगे, और जब समचतुर्भुज कहेगा तब भी यही चित्र बनाएंगे। ठीक है, तो बात सेम ही है। उसके बाद हमें जानना है कि वृत्त से संबंधित, वृत्त क्या होता है। वृत्त जो होता है जो 360 डिग्री अंश का कोण बनाता है उसे वृत्त कहते हैं। अब यहाँ पर केंद्र क्या होता है, तो केंद्र जो होता है वृत्त के मध्य बिंदु में होता है, यहाँ पर O जो है वृत्त का केंद्र है। जीवा की बात करते हैं तो वृत्त के परिधि, वृत्त की परिधि से जाने वाला रेखाखंड, तो मान लीजिए एक परिधि ये है, परिधि पर एक बिंदु ये, एक बिंदु ये, यानी कि वृत्त के किन्हीं 2 बिंदुओं से जाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, जीवा। इसका नाम हमने दे दिया AB, तो ये क्या होगा, जीवा AB। ठीक है, व्यास की बात करते हैं तो व्यास जो है वृत्त के किसी एक बिंदु और केंद्र से होकर जाने वाला रेखाखंड होता है। ठीक है, क्या होता है, किसी एक, देखिए ध्यान से आपको ये परिभाषा याद रखनी है कि वृत्त के परिधि से किसी एक बिंदु, वृत्त के परिधि के किसी एक बिंदु से और केंद्र से होकर जाने वाला रेखाखंड को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, जिसका नाम हमने CD दिया। स्पर्श रेखा क्या होती है, तो वृत्त को स्पर्श करती हुई जो रेखा डाली जाती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। ठीक है, ये स्पर्श रेखा है। ठीक है, जो देख पा रहे हैं ये वृत्त को स्पर्श करती हुई जा रही है, तो हमने इसका नाम दे दिया MN। तो MN जो है स्पर्श रेखा है।
या फिर पी क्यू इसका नाम दे दिया, तो ये पी क्यू जो है स्पर्श रेखा है, ठीक है। उसके बाद प्रमेय दी गई कि वृत्त के व्यास द्वारा अर्धवृत्त पर किसी बिंदु पर निर्मित कोण समकोण होता है, तो ये अर्धव्यास बन गया। अब यहाँ कहीं पर जो कोण बनेगा वो 90 डिग्री का होगा, यही प्रमेय कह रही है। उसके बाद कह रहा है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग में किसी अन्य बिंदु पर स्थित अंतरित कोण जो होता है 2 गुना कोण होता है। ये कुछ है, मान लीजिए यहाँ पर हम एक कोण बनाते हैं, ये ठीक है, कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर मान लीजिए 30 अंश का कोण होगा, तो इसका ये 2 गुना कोण होगा, यही कह रहा है, ठीक है। ये क्या कह रहा है, एक चाप द्वारा ये केंद्र पर मान लीजिए इस वृत्त के अंदर कोई कोण बना रहा है और उसी चाप से एक कोण ये बना रहा है, तो ये 30 अगर अंश है तो ये जो कोण होगा वो 60 अंश का कोण होगा, यही इस प्रमेय के द्वारा बताया जा रहा है। उसके बाद सेकंड प्रमेय है कि एक वृत्तखंड के कोण और एक ही चाप के अंतर्गत कोण समान होते हैं, ठीक है, सेम पैटर्न पर होगा, ठीक है। थोड़ा सा आप समझिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज में दिया गया है, एक बार खुद से ट्राई करिएगा पढ़ने का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फार्मूले सीखिए। उसके बाद क्षेत्र में मेंसुरेशन क्या है, उससे संबंधित जो फार्मूले दिए गए हैं उन्हें देख लेते हैं। अब यहाँ पर आयत का परिमाप अगर आपको निकालना है, आयत होता क्या है, कुछ इस तरीके का होता है, तो उसके लिए करना क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई को 2 गुना करना होता है, ठीक है, उसके जोड़ को, ठीक है। तो आयत का परिमाप आप निकाल सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई करेंगे तो आपको आयत का क्षेत्रफल मिल जाएगा। वर्ग के परिमाप अगर आपको निकालना है तो करेंगे क्या, तो 4 गुणे भुजा करेंगे, वर्ग का परिमाप निकल आएगा। क्षेत्रफल की बात करते हैं तो भुजा गुणे भुजा करेंगे आप, तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आपको करना क्या होगा, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करनी होगी, तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और अगर आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए करेंगे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। आसान से है क्वेश्चन। उसके बाद अब देखेंगे हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तब क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज जो दिया गया होगा, ये मान लीजिए समचतुर्भुज दिया गया है, इसके ये विकर्ण दिए गए, इनका गुणनफल और 1/2 करना है, बस आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। घनाभ, देखिए ये घनाभ है या घन, मुझे कमेंट में बताइएगा। मैंने अभी भी पिछली क्लास में पूछा था, ठीक है, तो आपको बताना ये घनाभ है या घन, ठीक है। उसके बाद घनाभ का अगर आपको संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो उसके लिए करेंगे क्या, तो 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL। अब यहाँ पर L क्या है, तो लंबाई है, B क्या है, चौड़ाई है, H क्या है, ऊंचाई, ठीक है। अगर आपको घन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तब क्या करेंगे, तो 6 गुणे भुजा स्क्वायर करेंगे, ठीक है। घन का संपूर्ण पृष्ठ निकल आएगा, क्योंकि घन में 6 पृष्ठ होते हैं ना, इसीलिए। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो करेंगे क्या, तो वही आयत का परिमाप गुणे ऊंचाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो इस फार्मूले से आप कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कक्षा 7 गणित के सभी महत्वपूर्ण सूत्रों को कवर किया। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। देखते रहिए SS लाइफ टाइम।